Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 28th of April 2024. तो गाइज आज है तारीख 28 अप्रैल 2024 और है संडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे ना। हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है पोर्ट ऑफ दक्कम को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2022 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, तो दोस्तों एक वर्ड है गुच्ची। ये कभी कभी न्यूज़ में देखने को मिलता है। तो इस गुच्ची के रेफरेंस में आपके सामने 3 स्टेटमेंट्स हैं, बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि ये एक फंगस है। दूसरा स्टेटमेंट बात करता है कि ये उगाया जाता है कुछ हिमालयन फॉरेस्ट एरियाज के अंदर में। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है कि इसको कमर्शियली कल्टीवेट किया जाता है हिमालयन फुटहिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन रीजन में। तो बताओ तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 3 ओनली, सी 1 and 2 या फिर डी 2 and 3। तो उसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों कल के न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पर यह आर्टिकल था और आज के अखबार में भी आपको ये 2 आर्टिकल देखने को मिल जाएंगे जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड हैं। कल से ही बहुत सारी जगह पर इसकी चर्चाएं हो रही हैं। क्या है ओवरऑल पूरा ये मैटर, ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, ईवीएम क्या है, वीवीपैट क्या है, ये पर्टिकुलर इशू क्या चल रहा है, लंबे समय से न्यूज़ में आपको देखने को मिलेगा। आज हम अच्छे से बेसिक टू एडवांस हर एक चीज़ को यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। देखो दोस्तों पिछले कुछ समय से लगातार ईवीएम के ऊपर में जो क्वेश्चंस हैं वो उठाए जा रहे हैं कि जो ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ये कहीं ना कहीं हैक की जा सकती है। ऐसा भी यहाँ पर कहीं कहीं पर बोला गया है, आपने देखा होगा, है ना। बट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का, इवन आप कह सकते हो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना यह है कि जो ये ईवीएम है अगर ये हैक हो सकता है तो आप एक बार करके दिखा दीजिए, है ना। अगर हैक हो जाता है तो कोई भी अगर इंसान करके दिखाता है तभी तो एक्शन लिया जाएगा। बट आज तक दोस्तों यहाँ पर इसको हैक करके नहीं दिखाया गया। अब होता यहाँ पर यह है कि लंबे समय से फिर से क्वेश्चन उठा कि इसमें कुछ ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ईवीएम हटाओ, है ना। दूसरे बैलेट पेपर जो होता था पहले बैलेट पेपर से इलेक्शन करवाओ, इस तरीके की यहाँ पर मांग की गई, कोर्ट में पिटीशंस डाली गई। बट फाइनली यहाँ पर होता क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को सपोर्ट किया, इसको बैक किया और इन्होंने यहाँ पर कुछ सजेशन भी दिए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि आपको यहाँ पर जो ये इलेक्शंस हो रहे हैं इसमें कुछ सुधार करने चाहिए। सुधार बेसिकली किस प्रकार से वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को सपोर्ट किया दोस्तों, तो आप देख पाओगे अलग अलग स्टेटमेंट अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की साइड से, उनके लीडर्स की साइड से आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट के की सजेशंस क्या हैं, जरा हम लोग इसको भी जान लेते हैं। हुआ ये दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से मांग ये की जा रही थी कि जो ईवीएम है उस ईवीएम को 100% टैली किया जाए वीवीपैट से। अब कहोगे ये वीवीपैट क्या है? वीवीपैट की फुल फॉर्म है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। अब होता क्या है दोस्तों, अगर आप लोग वोट देने गए होंगे, मैक्सिमम लोग गए होंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं, उसमें यहाँ पर 3 चीज़ें देखी होंगी। क्या होता है, एक आपका यहाँ पर बीयू हो गया यानी बैलेट यूनिट, दूसरा हो गया वीवीपैट और तीसरा यहाँ पर आपका कंट्रोल यूनिट सीयू हो गया। ये 3 चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। ये वो है बीयू जिस पे आप वोट देते हो, है ना। पता होगा भाई, यहाँ पर आपके सिंबल्स बने हुए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के नाम लिखे हुए हैं, नेता के नाम लिखे हुए हैं, कौन खड़ा है। तो उस बेसिस पर यहाँ पर क्या करते हो, आप अपने मन पसंदीदा पॉलिटिकल पार्टी का जो भी यहाँ पर बटन है उसको यहाँ पर दबा देते हो, है ना। अब होता क्या है दोस्तों, यहाँ तो आपने वोट दे दिया, लेकिन वही वोट यहाँ पर वीवीपैट में भी रिकॉर्ड होता है। आपने देखा होगा इसमें लाइट जल रही होती है, एक पर्ची कट कर आती है। जैसे ही आप यहाँ पर क्या करोगे, वोट दबाओ, बटन दबाओगे, वैसे यहाँ पर एक पर्ची कट कर आएगी, उसमें पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल बना हुआ आएगा कि हाँ आपने इसको वोट दिया है। फिर जब अगला इंसान आएगा वोट देने, जैसे आपने दिया वोट तो ये पर्ची ऊपर आ गई, फिर अगला इंसान देने आएगा तो पर्ची कट के इसमें गिर जाएगी, इसी बॉक्स में गिर जाएगी,
ठीक है, तो क्या हो रहा है, ईवीएम में ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग तो हो ही रही है, साथ ही साथ में जो स्लिप्स हैं दोस्तों वो भी इकट्ठी हो रही हैं, है ना, जिससे कि अगर कोई क्वेश्चन उठता है तो यहाँ पे क्या किया जा सके, इनको चेक किया जा सके कि हाँ भाई उतनी स्लिप भी होंगी ना, जितने वोट यहाँ पे मशीन से गए हैं, ईवीएम से गए हैं, उतने ही वोट यहाँ पर क्या होगा, वीवीपैट में होंगे, स्लिप्स उतनी इकट्ठी होंगी। तो उसको यहाँ पर मैच किया जाता है, टैली किया जाता है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से ये डिमांड की गई थी कि आप 100% वेरीफाई करो, यानी पूरे जो इलेक्शंस हो रहे हैं अभी तक क्या होता है दोस्तों, केवल कुछ ही जगह से, केवल 5 जगह से क्या होता है, ये वीवीपैट को और जो ईवीएम है इनका, यानी जो बीयू है स्पेशली, इनके वोट को मैच किया जाता है। यानी देश भर में इलेक्शंस हो रहे हैं, केवल 5 जगह से यहाँ पर उठाकर कहीं पे भी रैंडम उठा सकते हैं, कहीं से भी 5 जगह के मैच कर लिया जाता है, देखा जाता है कि कहीं इसमें गड़बड़ी तो नहीं है। अब 5 जगह से कहीं से भी रैंडमली उठा सकते हैं, तो लास्ट में जब वो मैच करते हैं तो बराबर आता है, तो फिर वो आगे काउंटिंग करते हैं ईवीएम से। क्योंकि दोस्तों इतने वोट को बैलेट पेपर के थ्रू काउंट करना काफ़ी मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये 100% वेरिफिकेशन की डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से बोला जा रहा था देश में जितने भी ईवीएम हैं, जहां जहां पर इलेक्शंस हो रहे हैं, सभी को वीवीपैट के साथ में टैली किया जाए, मैच किया जाए, वेरीफाई किया जाए वीवीपैट के साथ में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला 100% तो नहीं कर सकते, हाँ डेफिनेटली करेंगे, मैच होता है हर साल, बट 100% ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज़ यहाँ पर रिजेक्ट कर दी है। जैसा मैंने बोला, मांग की जा रही थी कि भैया ईवीएम हटाई तो इससे अच्छा बैलेट पेपर से यहाँ पर इलेक्शन करवाओ, सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी रिजेक्ट कर दिया। कई सालों से यहाँ पर डिमांड की जा रही है बैलेट पेपर को लाने की, बट सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर पहले बोल चुका है कि देखो बैलेट पेपर में यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा हो सकती है, बैलेट पेपर की दिक्कत और बढ़ सकती है, बैलेट पेपर में और बड़े बड़े स्कैम हो सकते हैं, तो वो नहीं चाहिए हमें। हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के माध्यम से सारे रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब वीवीपैट के थ्रू जो आपकी स्लिप्स हैं वो भी कट के आती रहेंगी, तो आपके स्लिप्स भी हैं प्लस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग भी है, दोनों को मैच कर लिया जाएगा, देखा जाएगा कि भाई किस लेवल पर यहाँ पर ये वोटिंग चल रही है। समझ गए? तो ये दोस्तों यहाँ पे अपना पूरा प्रोसेस होता है, ये आपका बैलेट यूनिट हो गया, ये आपका वीवीपैट हो गया। समझ गए? चलिए आगे आते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर वीवीपैट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, थोड़ा सा ईवीएम के बारे में भी जान लेते हैं, है ना। इसका टाइमलाइन क्या है, वीवीपैट कब इंट्रोड्यूस किया गया था, क्योंकि अभी तक आपको लग रहा होगा केवल ईवीएम जो अपनी बैलेट यूनिट है केवल उसमें वोट देते हैं, कहीं पर ऐसा रिकॉर्ड नहीं हो रहा होगा। देखो इसलिए स्लिप में भी रिकॉर्ड हो रहा है, और ये जो स्लिप में रिकॉर्ड हो रहा है वो वीवीपैट मशीन के माध्यम से हो रहा है। और वीवीपैट सबसे पहली बार इलेक्शंस में लाया गया था साल 2010 में। समझ गए? तो ये डेटा हमारे यहाँ पे सामने आपको देखने को मिल जाएगा। फिर बोला यह जा रहा है कि जो उस समय पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक मीटिंग की थी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में, डिस्कस किया था कि कैसे हम जो ये ईवीएम वाला पोलिंग प्रोसेस है, इलेक्शन का प्रोसेस को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं, ज़्यादा क्लैरिटी लोगों को आए, लोगों को ऐसा ना लगे यहाँ पर कि ट्रस्ट खत्म हो रहा है कि ये मशीन है इसमें कुछ भी हो सकता है। इसके लिए यहाँ पर वीवीपैट भी इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, फिर वीवीपैट को एज अ डेमो तैयार किया गया, फिर उसका फील्ड ट्रायल किया गया लद्दाख, थिरुवनंतपुरम, चिरापुंजी, ईस्ट दिल्ली, जैसलमेर में 2011 के अंदर जगह जगह पर इसके ट्रायल्स हुए। फिर दोस्तों फाइनली यहाँ पर इस डिज़ाइन को अप्रूवल भी दिया गया। जब देखा ये जो डिज़ाइन है इसके बहुत सारे ट्रायल्स हो गए, बढ़िया फीडबैक मिला, सपोर्ट मिला, पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट मिला, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो एक्सपर्ट कमेटी है उन्होंने इस डिज़ाइन को अप्रूव कर दिया साल 2013 में। यानी कॉन्सेप्ट आना यानी इंट्रोड्यूस हो गया था 2010 में, लेकिन होता क्या है पूरी तरह से इसको लाया गया, अप्रूवल मिला साल 2013 में। और फिर साल 2013 में जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स है 1961 वाले, है ना, इनको अमेंड किया गया कि भाई यहाँ पर क्या किया जाए, इस तरीके का एक प्रिंटर विद ड्रॉप बॉक्स को अटैच किया जाए ईवीएम के साथ में। तो वीवीपैट जो है आपका ईवीएम से ही अटैच होता है। अब यहाँ वोट दोगे तो यहाँ तो रिकॉर्ड हुआ, साथ ही साथ में एक पर्ची, एक स्लिप कट के यहाँ पर इस डब्बे में गिर जाती है। समझ गए? ये आपका ड्रॉप बॉक्स हो गया। बाद में काउंटिंग करना चाहो तो आप दोनों को मैच कर सकते हो कि हाँ एग्जैक्टली सेम है या क्या है, क्या इशू है। समझ गए? अब आगे आते हैं। अब दोस्तों ये जो वीवीपैट है, ये जैसे मैंने बोला साल 2013 में इसको फुली तरीके से अप्रूवल मिल गया। सबसे पहली बार कहाँ इस्तेमाल हुआ? तो दोस्तों सबसे पहली बार यहाँ पर ईवीएम का यूज़ किया गया था 21 अलग अलग पोलिंग स्टेशंस में, स्पेशली नागालैंड के अंदर में, जो नोक्सेन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पर। क्योंकि 2013 में अप्रूवल मिल गया था तो उसी साल इलेक्शंस में इसका यूज़ करना शुरू किया। सबसे पहले बार नागालैंड में हुआ। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि हम इस वीवीपैट को फेस्ड मैनर के अंदर में इंट्रोड्यूस करेंगे। और जून 2017 तक दोस्तों यहाँ पे 100% एडॉप्शन कर दिया गया वीवीपैट का। सब जगह आपको देखने को मिलेगा, रिकॉर्ड्स देखने को मिलेंगे, बट होता यहाँ पर यह है कि जो वीवीपैट की स्लिप्स हैं दोस्तों, ये यहाँ पर इसमें रिकॉर्ड होती रहती हैं। समझ गए? फिर बाद में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, होता क्या जब इलेक्शंस खत्म हो जाएंगे, काउंटिंग जब होगी, चेक करने के लिए कि भाई कोई पर्टिकुलर इशू तो नहीं है, कहीं पर भी रैंडमली, जैसे मैंने बोला रैंडमली क्या होगा, 5 जगह से ये वो ईवीएम
यानी आपकी जो बैलेट यूनिट है और वीवीपैट है, इन दोनों का टैली किया जाएगा, मिलाकर देखा जाएगा कि सेम है या नहीं है, कोई इशू तो नहीं है। ये बात खुद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के तहत बोली गई थी साल 2019 में। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने ये बढ़ा दिया था, इसको 5 पोलिंग स्टेशन कर दिया था। पहले ये केवल एक ही हुआ करता था कि एक जगह से कहीं से भी उठा लेंगे, मैच कर लेंगे, टैली हो रहा है तो मतलब सब परफेक्ट है, ईवीएम की जो काउंटिंग होगी वोटिंग की वो सही है, उसी के थ्रू हम रिजल्ट घोषित करेंगे। बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, ऐसा नहीं, आप 5 जगह से उठाओ। तो वो 5 जगह से जो पोलिंग स्टेशन से दोस्तों अलग अलग कहीं पर जो इलेक्शंस हो रहे हैं देश में, 5 जगह से कहीं से भी उठा लेंगे और उसके बाद में उसको टैली करेंगे, देखेंगे और जो भी डिसीजंस होगा उसके हिसाब से यहाँ पर सारा डेटा आपके सामने आएगा। और इसी को लेकर दोस्तों यहाँ पर जो वीवीपैट है, इसको लेकर कुछ केसेस भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में नजर आए। जैसे 2013 का केस है सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अगेन कह सकते हो कि जो ये पेपर वोट होता है, बैलेट पेपर है, वहाँ पर इतना सपोर्ट नहीं मिला था। ठीक है, बस खाली सरकार को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप इस तरीके का वीवीपैट लेकर आइए, है ना, तो वीवीपैट को अप्रूवल मिल गया था, तो इस तरीके का बैलेट पेपर फिर भी सपोर्ट नहीं किया। फिर एक केस हुआ था 2019 में, चंद्रबाबू नायडू केस। यहाँ पर क्या होता है, ये पहुँचते हैं सुप्रीम कोर्ट में और ये मांगते हैं कि भाई कम से कम 50% वीवीपैट की स्लिप्स तो काउंट होनी चाहिए। केवल तो अभी तो क्या होता है, केवल 5 स्टेशन से उठाकर काउंट कर लिया जाता है। इनकी मांग थी कि कम से कम 50% जो वीवीपैट स्लिप्स हैं उनको काउंट होना चाहिए। जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आर्ग्यू ये किया, बोला कि आप 50% की बात करो, यानी कि आधे जो वीवीपैट सबकी काउंटिंग करना, और इसमें इलेक्शंस डिले हो जाएंगे, इसका रिजल्ट और डिले हो जाएगा, बहुत सारा चीज़ों का अलग से रिक्वायरमेंट होगा, ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि यहाँ पर एक ऑफिसर को घंटों लग रहे हैं वीवीपैट की स्लिप्स को ईवीएम काउंट से मैच करने में। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पे हाईलाइट किया, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस भी, हमें बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होंगे जहाँ पे प्रॉपर तरीके से काउंटिंग हो सके, क्योंकि ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तो ज़्यादा मैन पावर भी चाहिए। ठीक है, ये बात यहाँ पर बताई गई। प्लस ऑपोजिशन पार्टीज यहाँ पर आर्ग्यू यही कर रही हैं कि देखिए कोई बात नहीं, यहाँ पर क्या होगा, डिले ही तो हो जाएगा, तो वीवीपैट को आप अच्छी तरीके से काउंट कीजिए, उसका भी काउंटिंग होना चाहिए। कोर्ट ने यहाँ पर क्या किया, इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर दिया कि भाई आप जो है मतलब सब जगह पर मत करो, केवल 5 स्टेशन से यहाँ पर उठा लेना और 5 अलग अलग यहाँ पर पोल स्टेशन कहीं से भी रैंडमली उठा के उसको मैच कर लेना। तो ये बात यहाँ पर इस तरीके से हो गई थी। अब दोस्तों ये मैटर मैंने आपको पहले का बताया, क्या चल रहा है, क्या इशू चल रहा था, क्या जजमेंट्स हुए। अब बात है कि हाल ही में वीवीपैट और ईवीएम का जो ये टैली केस है ये क्या बोलता है। तो अभी साल 2023 में यानी पिछले साल एडीआर ने एक और पिटीशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में। उनका कहना यह था कि अगर हमें अपने देश में फ्री और फेयर इलेक्शन को इंश्योर करना है तो हमारी ईवीएम मशीन के जो वोट्स हैं और वीवीपैट के हैं इनको क्रॉस वेरीफाई करना ज़रूरी है। पिटीशन ने मांग की कि 100% वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है। आप 100% जो वोट डले हैं ईवीएम्स के अंदर में उसको वीवीपैट के साथ में मैच करो, उसको आप वेरीफाई करो। ठीक है, और इस प्रोसेस को यहाँ पर आप तेज़ी से कर सकते हो। एडीआर ने यहाँ पर ये सजेस्ट किया वीवीपैट पे आप स्लिप्स वगैरह ऐड कर बार कोड वगैरह लगा लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट ये पूरा केस देखा सुप्रीम कोर्ट ने। अब सुप्रीम कोर्ट ने केस देखने के बाद में परसों क्या डिसीजन दिया, इन्होंने इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया, प्लस बैलेट पेपर लाने को भी रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट खुद बोल रहा है कि भैया हम बैलेट पेपर भी अलाउ नहीं कर रहे। ठीक है, और ये साथ ही साथ में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस दिए, कुछ सजेशंस दिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, और वो सजेशन क्या दिए जैसे मैं आपको बता रहा था। उनका कहना यहाँ पर यह है कि जो इंडिया का इलेक्टोरल प्रोसेस है दोस्तों वो अभी भी यहाँ पर फुल प्रूफ के साथ में। सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि भाई आप ना जो इतनी क्वेश्चनिंग की जा रही है ईवीएम के ऊपर में बार बार, जब वीवीपैट के साथ में इसको टैली किया जा रहा है तो उसमें कोई इशू नहीं है। और लगातार यहाँ पे डाउट्स दिखाना बिना किसी एविडेंस के, अगर आप डाउट दिखा रहे हो तो आपके पास में एविडेंस होना चाहिए। कोर्ट ये बोलता है कि अगर आपके पास में एविडेंस है तो आप सामने आइए। ठीक है, अगर आपके पास में प्रूफ है कि हाँ इसमें कुछ इशू हो सकता है तो वो प्रूफ दिखाइए हमें, या हैक हो सकता है तो आप करके दिखा दीजिए। तो इससे क्या होगा, इससे यहाँ पर सबके सामने तो चीज़ें आएंगी। बट केवल आप यहाँ पर कह सकते हो कि एक फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहे हो जिसकी वजह से जो लोगों का पार्टिसिपेशन है इलेक्शन में वो कम हो सकता है, लोगों का कॉन्फिडेंस कम हो सकता है। तो हमारे देश में जो करंट समय पर हेल्दी और रोबस्ट डेमोक्रेसी है दोस्तों, उसके लिए यहाँ पर ज़रूरी है कि भाई लोगों का जो यह पार्टिसिपेशन है वोटिंग में वो बना रहे। बट इस तरीके का यहाँ पर यह मुद्दा उठाने से वोटिंग में कहीं ना कहीं इशू आ सकता है। फिर सुप्रीम कोर्ट एक चीज़ और बोलता है कि इससे क्या होगा, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की क्रेडिबिलिटी है दोस्तों वो भी यहाँ पर रिड्यूस होगी। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एज अ इम्पॉर्टेंट बॉडी जानते हैं, है ना, एक इंडिपेंडेंट बॉडी जो देश भर में इलेक्शंस कंडक्ट करवाने का काम कर रही है। बट कुछ लोगों के केवल स्पेकुलेशंस पे
है ना, केवल यहाँ पर उनका कहना ही है, बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी यहाँ पर प्रूफ के। तो इससे कहीं ना कहीं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो इंटेग्रिटी है दोस्तों, वो भी कहीं ना कहीं रिड्यूस हो रही है। ये बात यहाँ पर बोला। फिर साथ ही साथ में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मैनिपुलेशन क्लेम्स को लेकर भी बात की है कि काफ़ी सारे सस्पिशन ऐसे लोग हैं, शक कर रहे हैं कि जो ईवीएम है वो कह सकते हो ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं हमें बताओ फिर कैसे हो सकता है, इसके पीछे यहाँ पर जो एविडेंस है उसको यहाँ पर सपोर्ट करके लेकर आओ। तो टॉप कोर्ट का क्या था कहना, ये मैंने आपको बता दिया। अब बात है, जब ये सारी बातें बोल रहे थे तो इन्होंने दो डायरेक्शन दिए कि इलेक्शन में क्या होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पहले डायरेक्शन में ये बोलता है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उनको अपने जो वीवीपैट होता है ना, उसके अंदर में दोस्तों एक चिप लगी हुई होती है जिसको बोलते हैं SLU, सिंबल लोडिंग यूनिट। ये चिप होती है जो कि क्या करती है, सारे सिंबल्स को स्टोर करती है अपने आप में, है ना भाई। जो वोटिंग जा रही है, जो सिंबल्स हैं, है ना, तो उन सबको स्टोर करके रखती है डेटा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि भाई ये इलेक्शन खत्म हो जाए तो उस चिप को तोड़ना फोड़ना मत, 45 दिन तक ऐसे ही अपने पास में रखे रहना रिजल्ट के डिक्लेरेशन के बाद, ताकि कोई इशू होता है तो उसमें रिकॉर्ड्स जो है वो देख लिए जाएंगे। तो SLU क्या है, मेमोरी यूनिट है जो डेटा स्टोर करके रख रही है अपने आप में। इसको कनेक्ट किया जाता है कंप्यूटर से, है ना, ताकि जो इलेक्शन सिंबल्स है वो लोड इसके अंदर में हो सकें। और जो फिर आप वोट देते हो वीवीपैट मशीन के अंदर में, जो आपके सिंबल बने हुए आते हैं पर्ची में, वो इसमें रिकॉर्ड होते चलते हैं। तो ये बात यहाँ पर बोली गई, उसको संभाल के रखना। फिर दूसरा जो डायरेक्शन है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने वो क्या दिया, इनका कहना यहाँ पर यह है कि देखो कि भाई जो ईवीएम है इसको ऊपर जिसको भी शक है या जिसको भी क्वेश्चनिंग है, चलो हम यहाँ पर एक चीज़ और दे देते हैं। अगर मान लो रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, ठीक है, इलेक्शन कोई भी जीते, रिजल्ट अगर आ जाता है, और मान लो किसी कैंडिडेट को जो सेकंड और थर्ड में आया, स्पेशली बाकी नहीं, फर्स्ट तो आया वो सरकार बनाएगा, जो सेकंड और थर्ड जो यहाँ पर आ रहा है ना, केवल इनको इन कैंडिडेट्स को सेकंड थर्ड पोजीशन पर जो कैंडिडेट्स हैं, अगर इनको ऐसा लगता है कि भाई उनको उनके साथ गलत हुआ है, तो वो एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, है ना। रिजल्ट डिक्लेयर होने के 7 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर उनको रिक्वेस्ट करनी होगी कि भाई एक बार वेरीफाई कर सकते हो आप, है ना, रिक्वेस्ट करनी होगी वेरिफिकेशन के लिए। और जो वेरिफिकेशन होगा आप ईवीएम से क्या करवाओगे, जो आपका वीवीपैट है उसका वेरिफिकेशन करवाओगे, अगर आपको शक है कि यहाँ पर कुछ गलत हुआ है। इसमें जो खर्चा आएगा वो यहाँ पर वही कैंडिडेट देगा जिसको यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ थोड़ा बहुत यहाँ पे हो सकता है कुछ चेंज। तो जो कैंडिडेट है वो सारा का सारा खर्चा भरेगा। और फिर अगर मान लो यहाँ पर कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसी गड़बड़ी होती है, तो वो पैसा तो यहाँ पर कैंडिडेट को वापस मिल जाएगा, रिफंड हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो वो सारा का सारा पैसा यहाँ पर उनका चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इनसे बोला गया, समझ गए। तो दूसरा डायरेक्शन ये दिया गया कि लोगों के पास में ये भी ऑप्शन अवेलेबल है, आपको लगता है ऐसा तो आप चेक करवाइए इसको। फिर बात आती है सजेशन ऑन वीवीपैट। वीवीपैट को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्या करना चाहिए, जो वीवीपैट स्लिप्स हैं दोस्तों, इनको काउंट करना चाहिए। और काउंट करने के लिए किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है, आप मशीन लगा सकते हो, जैसे नोट गिनने वाली मशीन होती है। बट होता क्या है, ECI ये बोलता है ये स्लिप थोड़ी ज़्यादा पतली होती हैं, तो इसको थोड़ा सा हैंडल करना काफ़ी मुश्किल है ना। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है जो वीवीपैट की स्लिप्स हैं उस पर आप एक बारकोड प्रिंट कर सकते हो, और जिससे कि यहाँ पर जो मशीन है वो आराम से उसको काउंट कर पाएगी, तो आपको काउंटिंग में दिक्कत नहीं होगी, जिससे वेरिफिकेशन अच्छे से हो पाएगा, काउंटिंग भी हो पाएगी, और सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंसी के तौर पर हमको सामने मिलती रहेगी। आई होप दोस्तों आपको इसके बारे में एक बढ़िया तरीके से जो क्लैरिटी है वो मिल चुकी है कि आखिरकार क्या क्या मामला चल रहा है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल आज के अखबार में ही पेज नंबर 3 पर प्रेजेंट है, जिसको आप GS पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर पाओगे। क्या बात है, यहाँ पर दोस्तों एक फोटो दिख रही है आपको व्हाइट टाइगर्स की। तो व्हाइट टाइगर अभी गर्मी में नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद के अंदर में यहाँ पर इस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, जिसको लेकर ये डेटा है। साथ ही साथ में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बताया है कि तेलंगाना में आने वाले समय पर 12 डिस्ट्रिक्ट में बहुत भीषण गर्मी पड़ने वाली भी है, ठीक है, जिसको लेकर यहाँ पर जो व्हाइट टाइगर्स इनका फोटो दिया गया, ज़्यादा कुछ यहाँ पर स्टैटिक डेटा आपके पास में है नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर टाइगर्स थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली जो अलग अलग कलर वेरिएशंस को लेकर चर्चाओं में है। जैसे ब्लैक टाइगर चर्चा में है ना, पता होगा आपको, हाल ही में न्यूज़ में था ये ब्लैक टाइगर। उसके अलावा व्हाइट टाइगर। तो ये कलर वेरिएशंस होते क्या है, कैसे होते हैं, ज़रा मैं आपको ये बताता हूँ। ब्लैक टाइगर नहीं है स्पेशली ये दोस्तों, इसको हम मेलेनिस्टिक टाइगर के नाम से जानते हैं। आपको पता होगा हाल ही में खबर आई थी फरवरी के महीने में कि ओडिशा जो है दुनिया का सबसे पहला मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी बनाने वाला है, जहां पर आप टाइगर्स को, इस तरीके के मेलेनिस्टिक टाइगर्स को देखने जा सकते हो सफारी में, है ना, ताकि यहाँ पर इन टाइगर्स की जो प्रोटेक्शन है उसको भी ध्यान रखा जा सके, क्योंकि ये मेलेनिस्टिक टाइगर लगातार कम हो रहे हैं। दुनिया का पहला मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी आ रहा है,
कहाँ पर? ओडिशा में, स्पेशली सिमलीपल टाइगर रिजर्व के पास में। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, दोनों मैंने आपस में लिंक कर दिए ताकि आप दोनों का कनेक्शन बैठा के लेकर चल सको कि हाँ हाल ही में ये भी न्यूज़ थी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम अब क्या करते हैं, इन टाइगर्स के बारे में जानते हैं। व्हाइट टाइगर और मेलेनिस्टिक टाइगर के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये भी आपने जानना ज़रूरी है। आखिरकार इन टाइगर्स का कलर कैसे हो जाता है? अब दोस्तों ये जो मेलेनिस्टिक टाइगर है इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसके शरीर के ऊपर जो ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स थी, जो पट्टियां थी दोस्तों, वो थोड़ी सी ज़्यादा मोटी डार्क आपस में मिल रही होती हैं। ये आप देख पाओगे, है ना, ये इस तरीके से यहाँ पे पूरी तरह से डार्क आपको नजर आएंगी। बस इसी को दे दिया गया नाम मेलेनिस्टिक टाइगर। इसके पीछे का रीज़न है दोस्तों इन टाइगर्स की जेनेटिक कंडीशन, और वो है मेलेनिज्म। तो मेलेनिज्म एक प्रकार की जेनेटिक कंडीशन है। इसमें होता क्या है, इस टाइगर के शरीर में मेलेनिन का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होता है, और मेलेनिन के प्रोडक्शन की ज़्यादा होने की वजह से ये जो ब्लैक कलर है इनके बॉडी पे वो ज़्यादा प्रेजेंट होता है ना। तो ये ब्लैक कलर इस तरीके से यहाँ पर इनके नज़र आते हैं, और स्ट्रिप्स काफ़ी मोटी हो जाती हैं, कई बार बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है, तो इसी को मेलेनिस्टिक टाइगर बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन बन जाए इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो मेलेनिन का प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से इनका कलर ऐसा हो जाता है। समझ गए? बाकी दोस्तों टाइगर्स में दूसरे और भी कलर वेरिएशंस आपको नज़र आते हैं, ज़रा उसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर आपको ये टाइगर दिख रहा होगा, ये एक नॉर्मल टाइगर है ना। फिर ऐसे यहाँ पर वाइट टाइगर है, फिर ये एक टाइगर ये होता है वाइट जिसके ऊपर स्ट्रिप्स नहीं होती, इसलिए इसको स्ट्रिपलेस बोलते हैं। फिर एक गोल्डन टाइगर आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर ये मेलेनिस्टिक टाइगर जिसके बारे में भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। फिर वाइट स्यूडो मेलेनिस्टिक टाइगर। ये अलग अलग कलर वेरिएशंस हैं, और सबके वेरिएशंस के पीछे का रीज़न क्या है, वही जेनेटिक्स के अंदर में बदलाव होना। जैसे जो ऑरेंज टाइगर होता है ना, जिसके ऊपर ब्लैक कलर की स्ट्रिप होती है, ब्राउन कलर की स्ट्रिप होती है, जो हमारे नॉर्मल टाइगर्स हैं, सबसे कॉमन होते हैं ये, है ना। और ज़्यादातर ये जगह जगह पर देखने को मिलते हैं, स्पेशली रॉयल बंगाल टाइगर। तो वो नॉर्मल वाले टाइगर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, इनमें यहाँ पर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, नेचुरली यहाँ पर पाए जाते हैं। फिर आते हैं वाइट टाइगर। अब वाइट टाइगर भी है तो टाइगर ही, कोई हटकर कोई दूसरा जानवर तो नहीं है, बट ये है टाइगर दोस्तों। बट इसका जो फर है ना, ये आपको वाइट कलर का देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार से। इसके पीछे का रीज़न अगेन जेनेटिक म्यूटेशन, और उस जेनेटिक म्यूटेशन को नाम दिया गया है ल्यूसिज्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ल्यूसिज्म। ल्यूसिज्म भी एक जेनेटिक कंडीशन है जिसकी वजह से बॉडी में पिगमेंटेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से इनके जो फर हैं वो वाइट कलर के हो जाते हैं, या थोड़ा सा येलोइश कलर की स्किन यहाँ पर हो जाती है। समझ गए? तो ये डेटा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी हमने व्हाइट टाइगर के बारे में डिस्कशन किया है। अब आते हैं दूसरे टाइगर के बारे में बात करते हैं। व्हाइट टाइगर के बाद दोस्तों गोल्डन टाइगर भी जगह जगह पर देखने को मिलता है। गोल्डन टाइगर भी यहाँ पर आप कह सकते हो कोई अलग से स्पीशी नहीं है ना, बस खाली इनका कलर अलग हो चुका है। कलर के पीछे क्या है, इनका रेसेसिव जीन, एक रेसेसिव जीन प्रेजेंट होता है जिसको नाम दिया गया है वाइट बैंड। ठीक है, तो वाइट बैंड जीन जो है क्या करता है, मेलेनिन के प्रोडक्शन को रोक देता है, कम कर देता है जब इनके हेयर्स ग्रो हो रहे होते हैं। तो इस वजह से इनका कलर इस तरीके का हो जाता है, और मेलेनिन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो टाइगर ब्लैक कलर का हो जाएगा, और मेलेनिन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो स्ट्रिप्स और ज़्यादा चौड़ी हो जाएंगी, है ना, ब्लैक कलर वाली जो स्ट्रिप है। समझ गए? तो ये यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रखिएगा। ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं और हम इनको इग्नोर कर देते हैं ना। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में अभी भी बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा आपने देखा, हमने व्हाइट टाइगर के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद यहाँ पर हमने वीवीपैट के बारे में पढ़ा। तो ये सारा डेटा जो नोट्स हैं दोस्तों, जो आपके आर्टिकल में प्रेजेंट नहीं है, आर्टिकल से बहुत सारा डेटा निकाल कर आपको दिया जा रहा है। तो रेडीमेड प्रिंटेड नोट्स आपको यहाँ पर इस ग्रुप में मिल जाते हैं। डेली बेसिस पे पीडीएफ मिलता है। पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है। सारा कंटेंट इसमें सिक्योर है, तो आपको ये परेशानी नहीं होती भाई इस तारीख का पीडीएफ इकट्ठा करें, ये पीडीएफ कैसे मिलेगा, वो पीडीएफ कैसे मिलेगा, इस दिन मैंने द हिंदू कवर नहीं किया, नोट्स कैसे बनाऊं, सब दिक्कतें खत्म। क्योंकि यहाँ पे डेली बेसिस पे डेटा अपलोड होता रहता है, पीडीएफ्स अपलोड होते रहते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में, तो आपको वो परेशानी यहाँ पर नहीं होगी। और ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है दोस्तों, वो भी बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। या जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप इतने अमाउंट में ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। इस प्रकार का अगर आप मैसेज कर देते हो, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेमो वीडियो का लिंक भी दिया जाएगा। आप पूरे डेमो वीडियो को चेक कीजिएगा कि हाँ मुझे यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। दोस्तों यार मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे जो लाइक का बटन है यार उसको प्रेस कर दिया करो। एक छोटा सा टारगेट होता है हमारा 5000 लाइक्स का, जिसको आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो आज के अखबार में यार ये पेज नंबर गलत हो गया है, कोई बात नहीं, आपको पता है आज संडे है,
तो संडे में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक पेज आता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पेज पे ज़्यादा काम के आर्टिकल नहीं मिले। एक था ऑर्गन डोनेशन को लेकर, बहुत बार डिस्कशन किया है उसका, है ना, तो उसको मैंने स्किप कर दिया। यहाँ पर मैंने ये वाला आर्टिकल ऐड कर लिया है। यहाँ पर आपको पता होगा संडे में ज़्यादातर जो अपने डॉक्टर बाला सुब्रमण्यन जी हैं, ये क्या करते हैं, साइंस को लेकर या हेल्थ को लेकर ज़्यादा टॉपिक्स पब्लिश करते हैं। तो उन्होंने आज आर्टिकल लिखा है कोकोनट के बेनिफिट्स के बारे में। आओ दोस्तों यहाँ पे कोकोनट के बारे में जानेंगे, स्पेशली वो चीज़ें जो एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो हमारे काम की नहीं है, बट मैं आपको वो चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ जहाँ पर आपको हेल्प मिलेगी। जब हम बात करते हैं भारत में दोस्तों कोकोनट की, तो कोकोनट स्पेशली सदर्न स्टेट्स में सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है। ठीक है, सदर्न स्टेट्स ट्रेडिशनल रीजन है, स्पेशली केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ये स्टेट्स वो हैं दोस्तों जहाँ से 90% कोकोनट प्रोड्यूस होता है हमारे इंडिया का। और मैं आपको बताऊं क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो पेड़ होते हैं कोकोनट के, इनको थोड़ा सा वार्म और सैंडी सॉइल चाहिए होता है। और नॉर्थ इंडिया में अगर आप देखोगे तो जब ठंडी पड़ती है तो बहुत खतरनाक ठंड पड़ती है, गर्मी पड़ती है तो बहुत खतरनाक गर्मी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों रेगुलर बेसिस पर वार्म एंड सैंडी सॉइल चाहिए, जो कि सदर्न स्टेट्स में यहाँ पर सही तरीके से प्राप्त हो पाता है। ठीक है, जिसके बेसिस पे कोकोनट का प्रोडक्शन भी आपको वहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाता है। और जब बात करते हैं कोकोनट की, तो हमारे ज़िंदगी में कोकोनट का एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे बेनिफिट्स कोकोनट के यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये जो पेड़ है पूरे कोकोनट का, इसका छोटा हिस्सा भी कहीं ना कहीं यूज़ में आता है। कुछ भी, इसका एक छोटा सा इंच भी कहीं पर वेस्ट नहीं होता दोस्तों। अगर आप देखते हो कोकोनट को, तो हम यहाँ पर स्पेशली ज़्यादातर रिलीजियस ऑफरिंग्स भी करते हैं। भगवान को यहाँ पर गोला चढ़ाया जाता है, नारियल चढ़ाया जाता है, आपको पता होगा, है ना। तो इसका छोटा सा भी यहाँ पर जो टुकड़ा है वो वेस्ट नहीं होता, इसका अलग अलग जगह पर यूज़ किया जाता है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है ना। अगर हम रिलीजन के बेसिस पर बात करें तो हिंदुइज्म में कोकोनट की बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिलती है। डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साउथ इंडिया में डेली बेसिस पे यहाँ पे लोगों की डाइट में ऐड होता है ना। कोकोनट से कई सारी जो कह सकते हो डिश हैं वो यहाँ पर बनाई जाती हैं, ये बताया गया। कोकोनट के अंदर में जो इसका पल्प प्रेजेंट है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि न्यूट्रिशियस होता है। न्यूट्रिशियस मतलब फैट इसमें ज़्यादा है, फाइबर ज़्यादा है, विटामिन्स ए, डी, ई एंड के प्रेजेंट है, जो आपकी ओवर ईटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। कोकोनट से ऑयल बनाया जाता है। कई सारे लोग यहाँ पर कोकोनट ऑयल को ही ज़्यादातर कंज्यूम करते होंगे। जैसे यहाँ पर बोलते हैं ना, रिफाइंड ऑयल नहीं खाना चाहिए, तो उसका ऑल्टरनेटिव के तौर पर कोकोनट ऑयल कई सारे लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। कोकोनट ऑयल के बहुत सारे यूज़ हैं, बॉडी पे मसाज की जाती है, प्लस हेयर ऑयल के तौर पर यहाँ पर यूज़ किया जाता है, उसके भी बेनिफिट्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे, है ना, ये यहाँ पर बोला गया। प्लस कोकोनट शुगर भी आती है। बहुत सारे यूजेस आज के समय पर कोकोनट के आपको देखने को मिल जाते हैं, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। बट हमें क्या करना है, थोड़ा सा और डिटेल में जाना है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एग्जामिनेशन के लिए, तो केवल मज़ा करने के लिए नहीं पढ़ना है। तो जब बात करते हैं कोकोनट के बारे में, भाई कुछ प्रॉपर नोट्स होने चाहिए ना, कुछ लिखने के लिए आपके पास में प्रेजेंट होना चाहिए, कोई मान लो क्वेश्चन बनता है तो जब प्रोडक्शन की रैंकिंग की बात करेंगे दोस्तों, तो इंडिया सबसे बड़ा कोकोनट उत्पादन करने वाला देश है पूरे दुनिया में। अगर हम देखेंगे ग्लोबल प्रोडक्शन, दुनिया में जितना भी उत्पादन होता है कोकोनट का, उसका 30.93% इंडिया से ही प्रोडक्शन किया जाता है। फिर इंडिया के बाद में इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, ये आपको सेकंड दूसरे यहाँ पर रैंक्स पर आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये बात हो गई प्रोडक्शन की। तो इंडिया रैंक करता है सेकंड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलती है एक्टिविटीज़ के अंदर में, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। ठीक है, ये कुछ यहाँ पर डेटा हमारे राइटर ने भी मेंशन किया है कि भाई साउथ ईस्ट एशिया में स्पेशली इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनिया, है ना, उसके अलावा कुछ और पैसिफिक आइलैंड ग्रुप्स हैं, यहाँ सभी जगह पर कोकोनट का प्रोडक्शन बढ़िया मात्रा में हमको देखने को मिलता है, जिसमें इंडिया भी प्रेजेंट है। अब इंडिया में स्पेशली कहाँ पर होता है, हमारे कुछ ट्रेडिशनल एरियाज़ हैं, जैसे केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गोवा, वेस्ट बंगाल, पौंडीचेरी, उसके अलावा महाराष्ट्र, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड। फिर कुछ स्टेट्स आपको नॉर्थ ईस्ट साइड भी देखने को मिलेंगे, असम, ठीक है, नॉर्थ में भी देखने को मिलेंगे, वेस्ट में भी देखने को मिलेंगे, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। ये नॉन ट्रेडिशनल एरियाज़ हैं। कोकोनट होता है बट वो नॉन ट्रेडिशनल एरियाज़ हैं। बट अगर हम असल में बात करें तो यहाँ पर साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो इंडिया का ये पूरा पर्टिकुलर कोकोनट मैप आपको देखने को मिलेगा। ये आपके नॉन ट्रेडिशनल एरियाज़ हो गए येलो कलर में, बाकी ब्लू कलर में आपके ट्रेडिशनल एरियाज़ हो गए। और कोकोनट को उगाने के लिए जो बारिश वगैरह है वो 100 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए होती है। सॉइल की बात करेंगे तो लेटराइट, एलुवियल या कोस्टल सैंडी सॉइल ज़्यादा बेटर मानी जाती है कोकोनट के लिए।
कोकोनट के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, जैसे आपके थायराइड फंक्शन को रेगुलेट कर सकता है, ब्रेन फंक्शन को इंप्रूव कर सकता है, बॉडी वेट को मेंटेन कर सकता है, इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर सकता है, हार्ट हेल्थ के ऊपर काम कर सकता है, डाइजेशन को इंप्रूव कर सकता है, एनर्जी प्रोवाइड करवा सकता है, आपकी स्किन को और ज़्यादा ग्लोइंग बना सकता है, फाइबर में बहुत ज़्यादा रिच देखने को मिलता है। ठीक है, ये सारे इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं कोकोनट के। उसके अलावा अगर किसी को किडनी स्टोन है, पथरी है, तो उसको भी डिसॉल्व करने में हेल्प करता है, ऐसे कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं। इंस्टेंट एनर्जी बूस्टर का काम करता है, आपको गर्मियों में हाइड्रेट रखने का काम करता है, क्योंकि गर्मियों में हाइड्रेशन ज़रूरी भी बहुत ज़्यादा है। स्किन ग्लो हेल्थ मैं आपको बता चुका हूँ, आपके फैट को ज़्यादा तेज़ी से बर्न करने में भी यहाँ पर इसके अंदर कुछ कैपेबिलिटीज़ हमको नज़र आती हैं। तो बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, अभी यहाँ पर आपने ये भी ध्यान रखना होगा, पूरे देश के कोकोनट सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास में एक प्रॉपर बॉडी है जिसका नाम है कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड। तो ये बोर्ड कैसे काम करता है ज़रा डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे चाय की खेती को लेकर रेगुलेट करने के लिए बॉडी है, टी बोर्ड करके, रबर बोर्ड करके, ऐसे अलग अलग बॉडीज़ हैं दोस्तों हर एक सेक्टर को मैनेज करने के लिए। वैसे यहाँ पर कोकोनट को देखने के लिए कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड हमारे पास में है प्रेजेंट। ये क्या है, तो एक प्रकार की स्टैचुअरी बॉडी है, ठीक है, जिसको बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर में, तो इस मंत्रालय के अंडर में आती है। इस बॉडी का मेन काम यही है हमारे देश की कोकोनट इंडस्ट्री और ज़्यादा डेवलप हो सके। इसका मेन फोकस क्या है कि भाई कोकोनट के प्रोडक्शन को और ज़्यादा इंप्रूव करना, बढ़ाना, देश में और ज़्यादा बढ़ोतरी करना, आगे निकलना। हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो इस डेवलपमेंट बोर्ड का हेडक्वार्टर है केरला के अंदर कोची में। और ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार क्वेश्चन बनते हैं, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड का हेडक्वार्टर के अलावा इसके कुछ रीजनल ऑफिसेज भी हैं। जैसे एक ऑफिस इसका बैंगलोर में है, देन चेन्नई, देन गुवाहाटी, देन पटना। फिर इसके कुछ स्टेट सेंटर्स भी है, राज्यों के अंदर बड़े बड़े सेंटर, स्पेशली यहाँ पर उड़ीसा में है, कोलकाता में है, देन उसके बाद में यहाँ पर आपको थाने देखने को मिलेगा, विजयवाड़ा, पोर्ट ब्लेयर में। फिर बात आती है कि भाई इसका एक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट सेंटर भी है, वो कहाँ पर है, केरला के अंदर अलुवा के पास में। ठीक है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। इसका जो फील्ड ऑफिस है वो थिरुवनंतपुरम में है, केरला के अंदर ही। तो इसके अलग अलग सेंटर्स हैं, वो अलग अलग सेंटर्स कहाँ कहाँ पर एग्जैक्टली लोकेटेड है वो मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे आते हैं एक और नेक्स्ट आर्टिकल पर। सुपर इंपॉर्टेंट आर्टिकल है भाई, इसको मार्क वगैरह कर लेना, जो भी इंपॉर्टेंट का मार्क वगैरह लगाना चाहते हो, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का अखबार में पेज नंबर 11 पर प्रेजेंट है, जिसको जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल इशू के साथ में आप लिंक कर सकते हो। तो भारत पूरी तरह से तैयार है एक व्यापार को लेकर डील साइन करने के लिए, लेकिन किसके साथ में, ओमान के साथ में। ओमान जो कि एक देश है वेस्ट एशिया में दोस्तों। तो पूरे वेस्ट एशिया के साथ में भारत रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए और ज़्यादा एक्सपैंड करने के लिए यहाँ पर ओमान के साथ में एक व्यापार को लेकर डील साइन कर रहा है। ज़रा थोड़ा सा इसको मैप में देख लेते हैं, ओमान है कहाँ पर। तो दोस्तों एक छोटा सा मैप आपको ये दिख रहा होगा, ये पूरा सऊदी अरेबिया है, यमन है, ओमान है, इधर आओगे अरेबियन सी, इधर जाओगे इंडिया मिलेगा आपको, है ना, ऊपर यहाँ पे ईरान है या पाकिस्तान है, इधर इंडिया मिलेगा। तो यहीं पर इंडिया से और ओमान के बीच में आपको ये यहाँ पे एक अरेबियन सी देखने को मिल जाता है, ये है ओमान। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको क्लियर हो गई। ओमान अगर आप लोकेशन वाइज देखोगे तो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। तो भारत ओमान मिलकर सेट कर चुके हैं कि भाई हम एक ट्रेड डील यानी व्यापार को लेकर डील साइन करेंगे आने वाले महीनों में। और दोनों सरकारों ने ऑफिशियली ये बात बोल दी है कि हम चाहते हैं वेस्ट एशिया के अंदर में रिलेशंस को और ज़्यादा एक्सपैंड करना। और इस व्यापार में जो ट्रेड होगा, जो इंडिया ओमान का ऑलरेडी एनुअल ट्रेड है, वो अभी $13 बिलियन से कम है। लेकिन ये जो संबंध है भारत ओमान के, वो बहुत पुराने हैं, बहुत मजबूत हैं दोस्तों। मैं आपको क्लियरली बता दूं, ओमान भारत के लिए बहुत अच्छा देश आपको देखने को मिलेगा। अच्छा क्या मतलब कि अगर हम बात करें इन रिलेशनशिप, तो रिलेशंस अगर आप देखोगे दोनों देशों के बहुत परफेक्ट हैं, लंबे समय से रिलेशंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इवन चाइना को काउंटर करने के लिए ओमान में जो पोर्ट है, दकम पोर्ट, वो इंडिया को उसका एक्सेस मिल चुका है। अभी आगे हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी बात यहाँ पर यह है कि प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि भाई आप कह सकते हो कि ये जो ओमान के साथ में रिलेशंस है वो और ज़्यादा मजबूत हों। मजबूत करने के लिए जो व्यापार ऑलरेडी हो रहा है भारत ओमान के बीच में, उसमें जो ड्यूटीज़ लगाई जा रही हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए जा रहे हैं, उन ड्यूटीज़ को कम किया जाएगा, एलिमिनेट किया जाएगा। और ड्यूटीज़ अगर हम कम कर देंगे, एक्स्ट्रा चार्जेस कम कर देंगे, इससे क्या होगा, व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा। समझ गए? तो ये यहाँ पर पूरा मेन कॉन्सेप्ट है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल से एक्सपैंड करके पढ़ाता हूँ। एग्जामिनेशन में स्पेशली जीएस पेपर नंबर 2 में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, मेंस में क्वेश्चन बन सकता है इंडिया ओमान के संबंध को लेकर। मेरे हिसाब से 1-2 क्वेश्चन हैं भी जिसके बारे में आपको बताऊंगा।
तो भारत और ओमान के रिलेशनशिप कहाँ पर स्टैंड करते हैं, आओ अब थोड़ा फैक्चुअल डेटा जानते हैं। तो दोस्तों ये दोनों देश अरेबियन सी के आसपास आपको देखने को मिलेंगे, ज्योग्राफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस जो सल्तनत ऑफ ओमान है ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है भारत का, है ना। उसके अलावा ये कह सकते हो एज अ इंपॉर्टेंट पार्टनर है। अगर हम देखें तो ओमान गल्फ ऑफ कोऑपरेशन काउंसिल का हिस्सा है ना, अरब लीग का हिस्सा है, इंडियन एसोसिएशन रिम एसोसिएशन का हिस्सा है। तो वहाँ सभी जगह पर ओमान जो है भारत को सपोर्ट करता है। और इंडिया ने अपना जो गांधी पीस प्राइज है 2019 का, ये प्राइज से सम्मानित किया था ओमान के जो लीडर थे HM सुल्तान कबूस इनको, जिसके बेसिस पर जो रिलेशन है, जो टाइज हैं, मतलब क्या हुआ था, जो HM सुल्तान कबूस हैं इनकी वजह से इंडिया ओमान के रिलेशंस और ज़्यादा मजबूत हुए। ये लगातार एफर्ट्स लगा रहे हैं कि भाई इस एरिया में शांति बनी रहे, रिलेशंस मजबूत होते रहते हैं, ग्रो होते रहें। तो उस बेसिस पर यहाँ पर इनको अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। फिर दूसरी बात दोस्तों, भारत और ओमान के बीच में कुछ डिफेंस रिलेशंस भी आपको देखने को मिलेंगे। डिफेंस रिलेशंस भी मोस्टली पूछ लिए जाते हैं। तो डिफेंस रिलेशन में दोस्तों दोनों देशों के बीच में एक कमेटी देखने को मिलेगी जिसका नाम है जॉइंट मिलिट्री कोऑपरेशन कमेटी। तो जॉइंट मिलिट्री कोऑपरेशन कमेटी जो है एक सबसे हाईएस्ट मंच है जहां पर भारत और ओमान अपने डिफेंस को लेकर बातचीत करते हैं। ये वो कमेटी है जहां पर लगातार डिस्कशंस होते हैं कि किस तरीके से दोनों देश डिफेंस के मामले में कोऑपरेट कर सकते हैं। ये वो कमेटी है जिसकी मीटिंग यहाँ पर एनुअली आपको हर साल देखने को मिलती है, बट 2018 से यहाँ पर नहीं हो पाई है। जब 2018 में यहाँ पर जो मीटिंग हुई थी वो नवी मीटिंग थी। फिर दोस्तों डिफेंस रिलेशन में ही इनके मिलिट्री एक्सरसाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत और ओमान के आर्मी, एयरफोर्स और नेवी इनके बीच में कई सारी प्रकार के अभ्यास होते हैं। दोनों देशों की आर्मी के बीच में एक अभ्यास होता है जिसका नाम है अल नजा। दोनों देशों के एयरफोर्स के बीच में एक अभ्यास होता है जिसका नाम है ईस्टर्न ब्रिज। दोनों देशों के नेवी के बीच में एक अभ्यास होता है उसका नाम है नसीम अल बहर। तो नाम ध्यान रखिएगा, कई बार इन एक्सरसाइजेस के नाम डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो ये तो बात हो गई डिफेंस रिलेशंस की। अब थोड़ा सा बात करते हैं इकोनॉमिक एंड कमर्शियल रिलेशंस की। तो दोस्तों जब बात करते हैं इंडिया ओमान की, तो इंडिया कहीं ना कहीं ओमान का एक टॉप ट्रेडिंग पार्टनर भी देखने को मिलता है। साल 2022 के अंदर में चाइना के बाद इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट था ओमान के लिए, जो कच्चा तेल एक्सपोर्ट कर रहा था। तो ओमान के लिए भी भारत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा। तो ओमान यहाँ पर है। ओमान इंडिया को क्या क्या एक्सपोर्ट करता है, डेट, डाई रूट्स, पर्ल्स, शार्क फिन्स, आलमंड, हर्बल मेडिसिन, सिल्क वॉर्म, सल्फर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सपोर्ट करता है इंडिया को। और इंडिया से ओमान क्या क्या खरीदता है, इंपोर्ट क्या करता है, राइस, स्पाइसेस, टेक्सटाइल, क्लॉथ, वुड, ये सारी चीज़ें यहाँ पर वो इंपोर्ट करता है। वैसे आप देखोगे तो 2022 में इंडिया जो है वो भी चौथा लार्जेस्ट मार्केट था ओमान के लिए नॉन ऑयल एक्सपोर्ट के लिए। ये तो हमने सेकंड लार्जेस्ट मार्केट की बात की ऑयल एक्सपोर्ट के लिए, क्योंकि ओमान बहुत सारा कच्चा तेल भी इंडिया को बेचता है। फिर नॉन ऑयल एक्सपोर्ट के बारे में बात करें यानी दूसरे आइटम्स के बारे में, तो उसमें भी फोर्थ लार्जेस्ट मार्केट था ओमान के लिए भारत। समझ गए। तो इंडियन कंपनीज ने ओमान में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट भी कर रखा है ना। इंडियन कंपनीज ने स्पेशली जो अलग अलग सेक्टर्स ओमान में, आयरन सेक्टर हो गया, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर, टेक्सटाइल सेक्टर, यहाँ जगह पर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हुआ है। इवन दोनों देशों के बीच में एक फंड बनाया गया है जिसका नाम है इंडिया ओमान जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड। ठीक है। अब इस इन्वेस्टमेंट फंड में अगर आप देखोगे, इस जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड में इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है भारत की साइड से, और ओमान की साइड से है उनका स्टेट जनरल रिजर्व फंड। ये दोनों बैंक के बीच में यहाँ पर दोस्तों एक पर्टिकुलर कह सकते हो अग्रीमेंट यहाँ पर किया गया है। ये एक पर्टिकुलर स्पेशल व्हीकल है जिसके माध्यम से इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और दूसरी बात, ओमान एक ऐसा देश है जहाँ पर भारतीयों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। बताया जाता है कि लगभग 6.2 लाख 6,20,000 के आसपास इंडियंस ओमान में प्रेजेंट हैं, जिसमें से 4.8 लाख वर्कर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, और कई सारी इंडियन फैमिलीज भी ओमान में हैं, और वो ओमान में 150 से 200 साल से रह रही हैं। 150 से 200 ईयर्स तक दोस्तों यहाँ पर हो चुका है ओमान में, इतनी सारी इंडियन फैमिलीज रह रही हैं। तो आप इमेजिन करो, ये जो रूट कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा पुराना है। अब बात यहाँ पर ये भी आती है, इन सब बातों को तो छोड़ो, रिलेशंस मजबूत हैं, ठीक है, ओमान भारत के लिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों, इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, वो भी हमारे लिए जानना ज़रूरी है। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन भी बन सकता है, क्योंकि दोस्तों जो ओमान है ना, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के जस्ट मुंह पर लोकेटेड है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कहाँ पर है, यह है आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, है ना। ये वो स्ट्रेट आपको नज़र आएगा। स्ट्रेट क्या होता है, एक ऐसा छोटा सा पतली सा कह सकते हो कि समुद्र का वो हिस्सा जो दो बड़े समुद्र के हिस्से को जोड़ रहा हो। भाई यहाँ पर ये वाला समुद्र का हिस्सा ये है, इनको जोड़ने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज काम करता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के जस्ट मुंह पर यहाँ पर ओमान लोकेटेड है। कई बार जहाज जो यहाँ से निकल रहे होते हैं उसके ऊपर कह सकते हो कि
कई सारे प्रकार के अटैक्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जैसे रिसेंटली हम लोगों ने यहाँ पर देखे ही हैं, समझ गए। तो इसलिए भी स्ट्रेटेजिकली ये इंपॉर्टेंस है ओमान का। उसके अलावा दोनों देशों के जो डिफेंस कॉपरेशन उस पर हम काम कर ही रहे हैं। ओमान एकलौता देश है पूरे गल्फ रीजन में जहाँ पर कह सकते हो कि इस देश के जो तीनों सर्विसेज हैं, यानी कि आर्म फोर्स, इनकी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों के साथ में हम अभ्यास करते हैं। तो गल्फ रीजन में एकलौता देश है जिसके साथ में तीनों इनकी जो फोर्सेज हैं उनके साथ में अभ्यास किया जाता है। प्लस ओमान जो है ये इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम के अंदर भी यहाँ पर एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। प्लस ओमान ने अपना यहाँ पर फुटप्रिंट बढ़ाने के लिए इंडियन ओशन के अंदर में स्पेशली, और इंडिया ने भी यहाँ पर एक सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए जो दक्कम पोर्ट है ओमान के अंदर में, उसको मिलिट्री यूज़ के लिए और लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए यहाँ पर ले लिया। ये आपको पोर्ट नजर आएगा दक्कम पोर्ट, एक आध फोटो बड़ा है क्या? हाँ, ये है ओमान के अंदर ये पोर्ट है दक्कम पोर्ट। दोस्तों ये भारत के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस एरिया में अरेबियन सी में यहाँ पे हमें सुरक्षा करनी है, तो हमें ये पोर्ट चाहिए था। क्योंकि भाई चाइना भी यहाँ पर लोकेटेड है। कहोगे कैसे? भाई ये पाकिस्तान आपको नजर आ रहा है, पाकिस्तान का ये है ग्वादर पोर्ट। इस ग्वादर पोर्ट को चाइना ने ही डेवलप किया है, चाइना ने ही पैसा लगाकर इस बंदरगाह को बनाया है। तो चाइना इस पोर्ट के तहत यहाँ पर पूरी तरह से अरेबियन सी का एक्सेस लेगा। चाइना को काउंटर करने के लिए भी हमें भी यहाँ पर पोर्ट चाहिए था, तो ओमान ने हमें एक्सेस दिया इस पोर्ट ऑफ दक्कम का। आप सोच रहे होंगे कि ये भी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंस है ओमान का, समझ गए। स्ट्रैटेजिकली ये इंपॉर्टेंट लोकेशन आपको देखने को मिलेगी। और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों ऊपर ईरान है। ईरान में यहाँ पर चाबार पोर्ट है, पता होगा। अब ये चाबार पोर्ट जो है ये भारत ने डेवलप किया है, भारत ने बनाया हुआ ईरान में। तो वहाँ से भी जो हमारा प्रॉपर कनेक्शन है वो बैठ पाएगा, चाइना को काउंटर करने में आराम से मदद मिलेगी। तो ये यहाँ पर हो गई इनकी इंपॉर्टेंट लोकेशन। समझ में आ गया? आप कुछ ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, बस ये था आज का हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस। संडे भी है, आर्टिकल भी कम थे, जो काम किए थे वो मैंने आपको डिस्कस करवाए और प्रॉपर बैकग्राउंड डेटा के साथ में। चलिए आते हैं अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन पर। 2022 का क्वेश्चन था कि जो ये टर्म है गुच्ची, कभी कभी न्यूज़ में देखने को मिलता है। ये टर्म को लेकर 3 स्टेटमेंट्स है, तीनों में से कौन सा सही है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 1 and 2 ओनली। इट इज़ अ फंगस एंड ऑल्सो ग्रोज इन सम हिमालयन फॉरेस्ट एरियाज। तो ऑप्शन नंबर सी 1 and 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। नाउ इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।